Hello students, in previous class we have already discussed this chapter neural control and coordination। अब हम पढ़ेंगे कि आगे का कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि न्यूरल सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करी थी जिसके अंदर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या करता है और कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है, कौन सा ब्रेन का पार्ट। उसके बाद में हम आज डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी नर्व्स होती हैं वो सारी इंक्लूडेड होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम क्या होता है। इनके अंदर दो टाइप की नर्व्स आती हैं जिनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अब इनके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर दो टाइप के फाइबर्स इंक्लूडेड होते हैं, afferent fibers that is sensory fibers and second is efferent fibers that are motor fibers। अब afferent fibers का क्या फंक्शन होता है, carry impulses from sense organs to CNS। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं हमारे, आईज हो गई, ईयर, स्किन, है ना, ये जो भी एक्सेट्रा ये सारे जो भी होते हैं सेंस ऑर्गन्स में इंक्लूडेड होते हैं। तो सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो सिग्नल या इंपल्स लाने का काम करता है, कैरी करने का काम करता है, वो कौन करता है, एफरेंट फाइबर्स। सेकेंड हम बात करते हैं एफरेंट फाइबर्स की। एफरेंट फाइबर्स जिनको हम मोटर फाइबर्स भी बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं इंपल्स सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। मतलब वाइस वर्सा वर्क है कि एफरेंट फाइबर क्या करेंगे, सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक सिग्नल या इंपल्स को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, कैरी करेंगे। और इफरेंट फाइबर या मोटर फाइबर्स होते हैं या मोटर न्यूरॉन जो हम बोलेंगे वो क्या करते हैं, कैरी इंपल्स सीएनएस टू मसल एंड ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीएनएस के दो और सब डिविजन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड सेकंड इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, पीएनएस के हमने क्या पढ़े, दो पार्ट्स पढ़े, कौन कौन से, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये स्ट्रक्चर्स दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का क्या फंक्शन होता है। तो ये करती है कैरी इंपल्स कहां से, सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स तक। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का क्या वर्क है, सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स इंपल्सेस को ट्रांसमिट या कैरी करना। ये मोटर न्यूरॉन्स जो हम बोल रहे थे वो है, और उसके बाद में ये क्या है, मसल फाइबर्स है, स्केलेटल मसल्स है। उसके बाद में हम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस को सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन। इनवॉलंटरी ऑर्गन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट क्लास में, कि इनवॉलंटरी मसल्स का क्या वर्क होता है या इनवॉलंटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हार्ट बीट वगैरह होती है, हार्ट होता है ना, जो भी हमारे पास में वाइटल ऑर्गन्स है जिनका कंट्रोल हमारे हैंड में नहीं है, लाइक हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको। तो एएनएस हैज टू पार्ट, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम हैज also two part subdivisions that are sympathetic nervous system nerves and parasympathetic nerves। ठीक है, दो टाइप की होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं हम, इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू कोप विद इमरजेंसीज एंड स्ट्रेसेस, डेंजर्स। ठीक है, इन सब से कोप करने के लिए अगर हमारी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो गई है, राइट, जैसे हमको चोट लग गई है ना, या हमारा एक्सीडेंट हो गया है, या कोई भी ऐसे इमरजेंसी कंडीशंस है, या फिर हमारी कोई स्ट्रेस कंडीशंस है, डेंजर्स है, तो इससे कोप करने का कि इससे कैसे डील करना है वो कौन कंट्रोल करता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट इंक्रीजेस हार्ट बीट। अभी कैसे कोप करता है, हमने बोला कि कोप करता है, ठीक है, कैसे कोप करता है इमरजेंसी कंडीशन में, तो ये हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है ताकि क्या हो सके, ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर हो सके, कॉन्स्ट्रिक्ट द आर्टरीज एंड एलिवेट ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कंट्रोल करता है देखते हैं, इट रिटर्न्स द बॉडी टू रेस्टिंग स्टेट। मतलब क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है कि हार्ट बीट बढ़ा रहा है इमरजेंसी कंडीशन में, या जो कंडीशंस है ना उसमें हार्ट बीट बढ़ा दे रहा है, बीपी बढ़ा दे रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दे रहा है ना। बट वापस रेस्टिंग स्टेज में बॉडी को लाने के लिए कौन वर्क करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
रेस्टिंग स्टेट आफ्टर स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड स्लोज डाउन द हार्ट बीट। अब जो हमारी हार्ट बीट बढ़ गई थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से इमरजेंसी कंडीशंस में, तो अब वो वापस कौन कंट्रोल कर रहा है, वापस उस रेस्टिंग फेज में लाने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है, और ये क्या कर देता है, बीपी को, ब्लड प्रेशर को वापस लो कर देता है। फिर हम बात करते हैं विसरल नर्वस सिस्टम की, एक थर्ड पार्ट है। विसरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इज ए पार्ट ऑफ पीएनएस, इट इंक्लूड्स नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सस। अब गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है, नर्व सेल का क्लस्टर होता है, अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडी इज लोकेटेड इन एएनएस, ठीक है। एएनएस क्या, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर होता है, मतलब बहुत सारी नर्व सेल्स का क्लस्टर है, उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। उसके बाद में नर्व प्लेक्सस क्या होते हैं, ये क्या, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग नर्व, मतलब कुछ नर्व्स जो है अगर इंटरसेक्ट कर रही है उनका ब्रांचिंग पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं नर्व प्लेक्सस, ठीक है। तो नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सस, ये किस में इंक्लूडेड होता है, विसरल नर्वस सिस्टम है, बाय विच इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम सीएनएस टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू द सीएनएस। फिर हम बात करते हैं इम्पल्सेस की, ठीक है, कि कौन से सिग्नल्स कैसे, इम्पल्स जो मतलब कंडक्ट होता है, उनका जनरेशन कैसे होता है। इम्पल्स अगर शॉर्ट में अगर हम बात करें, है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्नल्स, ठीक है। तो अब इन सिग्नल्स को हम कैसे, एक तो ये जनरेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और अदरवाइज अगर जनरेट हो गए हैं तो इनको कैसे कंडक्ट किया जाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे हमने कोई भी चीज को टच किया, अगर वो हॉट ऑब्जेक्ट था, उनको हम टच कर रहे हैं, उस चीज को हम टच कर रहे हैं और एकदम से हम हाथ हटा दे रहे हैं, तो ये किसने किया, कैसे, मतलब ये सिग्नल हमें हमारी बॉडी में मिला कैसे, कि पहले तो ये हॉट ऑब्जेक्ट है, हमें कैसे पता चला, इसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचा। फिर उसके बाद में वापस हमें उधर से हाथ हटाना है, तो वापस कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस हमारे मसल फाइबर्स में कैसे कंडक्ट हुआ सिग्नल कि वहां से हमें हाथ हटाना है। तो ये सारा जो भी जनरेशन है या कंडक्शन है इम्पल्सेस का, हम अभी डील करेंगे कि कैसे होता है। अब देखिए, आप फर्स्ट हम बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपने देखा होगा न्यूरल जो भी नर्व होती है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, न्यूरॉन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके फिर से बता देती हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सॉन होती है, ठीक है। ठीक है, ये इसको, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और ये क्या होता है, हमारा नर्व एंडिंग होता है, नर्व एंडिंग का पार्ट होता है। नर्व एंडिंग कहाँ पे एंड होता है, सिनेप्टिक नोड के अंदर एंड होता है, जहां पे क्या होता है, सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सोन। और अभी जो हम नर्व इम्पल्स कंडक्शन और जनरेशन की बात करेंगे वो हम इसी पार्ट के अंदर करेंगे कि कैसे, कहां से नर्व इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। अब देखो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसका ब्रीफ में पहले आपको बता देती हूँ कि क्या होता है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर, सपोज ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसको अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो बाहर का मेम्ब्रेनल पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन। एक्सोनल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मोस्टली क्या होता है, अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो रेस्टिंग फेज के टाइम पे रेस्टिंग फेज में जो अंदर का पार्ट होता है उसके अंदर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसा आया मेम्ब्रेन की इनर साइड पे, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्यों आया।
अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में आपको बताती हूँ मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर है उसके आउटसाइड में ऐसा होता है कि Na+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है कंपैरेटिवली K+ आयन एंड अदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अब K+ का अमाउंट ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है, ये क्यों है? क्योंकि इसका क्या होता है, ऐसा होता है कि इस ये मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल होती है, ठीक है। तो परमेबिलिटी की वजह से कि K+ की परमेबिलिटी की ज्यादा होने की वजह से कंपैरेटिव टू द सोडियम आयन, ये क्या होता है कि बहुत अमाउंट में K+ और नेगेटिव प्रोटीन जो है वो अंदर आ जाता है एक्सोप्लाज्म के अंदर, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में है। जब मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन अभी क्या है, पोलराइज्ड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है मेम्ब्रेन के अंदर। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस सिलेक्टिवली परमेबल आयन चैनल्स। अब इन मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या होता है, कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, कुछ पंप्स प्रेजेंट होते हैं जैसे हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, और उसके अलावा कुछ लीकी चैनल्स होते हैं जो कि हमेशा कुछ अमाउंट में सोडियम पोटेशियम आयंस को अंदर बाहर एंटर होने और एग्जिट होने के लिए देते हैं। अब मेंटेन करना है कि अब जैसे सोडियम लीकी चैनल्स की वजह से इसका वोल्टेज क्या होगा, वेराई करता जाएगा, है ना। तो वेराई ना करे इसके लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है। उसके बारे में अभी हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस सिलेक्टिव परमेबल आयन चैनल्स। इन resting neuron is not conducting impulse. The axonal membrane is more permeable to K+ ions, ठीक है। जब कोई भी सिग्नल अभी नहीं मिला, रेस्टिंग फेज में है एक्सोन, ठीक है, अभी कोई सिग्नल रिसीव नहीं हुआ है, तब क्या होगा, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमेबल होगी K+ के लिए। उसकी वजह से क्या होगा, K+ जो पोटेशियम आयन है वो अंदर एंटर, मेम्ब्रेन के एक्सोप्लाज्म के अंदर एंटर होता जाएगा, ठीक है। मोर परमेबल टू द K+ आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू द सोडियम आयंस। Also the membrane is permeable to negative charge protein in the exoplasm. कौन से किस के लिए परमेबल है, K+ के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, K+ के लिए है। उसके अलावा क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए परमेबल है। परमेबल एज इन की एंट्री होने दे रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इधर अंदर की तरफ क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। Therefore, concentration of K+ and negatively charged protein in exoplasm is high and concentration of sodium is low. अब अंदर एक्सोप्लाज्म की बात करें हम लोग, तो एक्सोप्लाज्म में क्या होता है कि अंदर की तरफ ज्यादा अमाउंट में क्या आ जाता है, परमेबिलिटी की वजह से क्या आ जाता है, पोटेशियम आयन और नेगेटिव चार्ज जो भी प्रोटीन होते हैं वो एंटर हो जाते हैं, ठीक है। द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन्स, अब बाहर की तरफ क्या होता है, K+ और जो भी हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, उनका कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम होता है और अंदर की तरफ क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम क्या है, अंदर की तरफ क्या है, ज्यादा है, और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कम है और बाहर की तरफ ज्यादा है, ठीक है। दिस फॉर्म्स एन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि बाहर तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है ना, अंदर क्या है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है ना। और K+ और नेगेटिव चार्ज की अपन बात कर रहे थे, इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। उसकी वजह से हम कहते हैं कि क्या हो गया है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो गया है। मेंटेनेंस, उसके बाद में आगे बात करते हैं हम, आयनिक ग्रेडियंट्स आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम
potassium pump, it transports 3Na plus outwards and 2K plus into the cell. क्या होता है, मैंने आपको बोला कि आयनिक जो डिफरेंस है ना, जो भी वोल्टेज है या जो भी पोटेंशियल है उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम और पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, 3Na प्लस को बाहर की तरफ भेजता है और 2K प्लस को अंदर की तरफ भेजता है, ठीक है। As a result, the outer surface become positively charged and inner surface become negatively charged. इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बाहर का जो सरफेस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की तरफ क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called the resting potential. अब पॉजिटिव बाहर आ गया है, नेगेटिव अंदर आ गया है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो हमने रेस्टिंग फेज की बात करी, रेस्टिंग स्टेज की बात करी। जब न्यूरॉन क्या है, रेस्टिंग स्टेज में होता है, तब तक उसको कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं हुआ है, और तब मेम्ब्रेन के, याद रखेंगे तभी आगे वाला कंसेप्ट समझ में आएगा कि बाहर क्या है, रेस्टिंग फेज में पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ क्या है मेम्ब्रेन के, नेगेटिव चार्ज है एक्सोप्लाज्मा की तरफ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एक्टिव पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है, जब स्टिमुलस रिसीव होता है न्यूरॉन को। अब स्टिमुलस जो मैंने बोला था, इंपल्स रिसीव होता है। When a stimulus is applied, the membrane at site A becomes permeable to the potassium ion. अभी हमने बात करी थी हमने बात करी थी रेस्टिंग स्टेज की, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में हम डील कर चुके हैं कि क्या बोला था मैंने, कि पॉजिटिव चार्ज होगा बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज था, और अंदर की तरफ क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल का क्या मीन्स है कि पहले रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन के पास में कोई सिग्नल इंपल्स नहीं आया था, अब क्या हुआ है कि न्यूरॉन के पास में सिग्नल या इंपल्स रिसीव हुआ है। उसकी वजह से क्या हुआ, कैसे एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हुआ, तो देखिए, व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड, सिग्नल, स्टिमुलस, इंपल्स एक ही बात है। तो व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड, द मेम्ब्रेन एट अ साइट ए बिकम्स परमेबल टू द Na+। अब क्या होगा, जैसे ही मेम्ब्रेन को, एक्सोनल मेम्ब्रेन को सिग्नल रिसीव हुआ, वैसे ही ये मेम्ब्रेन क्या होगा कि सोडियम आयन के लिए अभी तक जो इम्परमेबल थी, अब क्या हो जाएगी, परमेबल हो गई। परमेबल होने का मतलब क्या है, जो भी सोडियम आयंस है उनको एंटर होने के लिए अंदर मेम्ब्रेन में अलाउ कर देगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि साइट ए बिकम्स, साइट ए की बात कर रहे हैं, राइट, ये हम सपोज बात कर रहे हैं, साइड ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि इसने अलाउ कर दिया है, ये परमेबल हो गई है सोडियम आयन के इनफ्लक्स के लिए। तो दिस कॉज रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एंड रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइड। अब क्या होगा, सारा जो भी मतलब काफी सारे अमाउंट के अंदर रैपिड इनफ्लक्स होगा। इनफ्लक्स मतलब एंट्री होगी अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म के अंदर। तो बहुत सारे अमाउंट में क्या होगा, सोडियम आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्या होगा, अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म में एंटर होगा, इनफ्लक्स होगा, रैपिड इनफ्लक्स होगा। अब क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी पोलैरिटी। बाहर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज है। अब उसका रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, मेम्ब्रेन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइड, दैट मीन्स आउटर नेगेटिव एंड इनर पॉजिटिव, जो भी मैंने कहा आपको, इसको हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम कह देते हैं डीपोलराइज स्टेट, या फिनोमेनन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। The electrical potential difference during the depolarization across the plasma membrane called the action potential, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, मेम्ब्रेन में पहले बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था। अब क्या हुआ कि हमें कोई सिग्नल स्टिमुलस रिसीव हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, रैपिड, अब जो मेम्ब्रेन इम्परमेबल थी पहले
सोडियम के लिए अब क्या हो गई, परमेबल हो गई, तो वो अलाउ कर रही है मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम को एंटर होने के लिए। अब मेम्ब्रेन को जब एंटर होने के लिए, मतलब जब सोडियम आयन को मेम्ब्रेन एंटर होने के लिए अलाउ कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयन का, कहाँ, एक्सोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, एक्सोप्लाज्म के अंदर रैपिड इन्फ्लक्स होने की वजह से रैपिड मतलब कंपैरेटिवली मेम्ब्रेन के बाहर पोलैरिटी, बाहर और अंदर क्या होगी, पोलैरिटी बिल्कुल एक्सचेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में बाहर अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ए साइड पे बात करें जहां पे इम्पल्स रिसीव हुआ है, ठीक है, तो ए साइड पे क्या होगा, बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और उस पोटेंशियल का जो जनरेशन हुआ उसको हम कह देते हैं एक्शन पोटेंशियल, और उस फिनोमेनन को हमने क्या बोल दिया, डीपोलराइजेशन, और स्टेट को बोल दिया डीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, अब ये मैंने बोल दिया कि यहाँ पोलैरिटी क्या हो गई, अलग हो गई, है ना, डिफरेंट, रिवर्स्ड हो गई। ठीक है, अब ये हमने बात करी थी कहाँ पे, साइड ए पे। अब इम्पल्स का जनरेशन हो गया है, इम्पल्स के जनरेशन के बाद में क्या होगा, इम्पल्स का कंडक्शन होगा। कंडक्शन मतलब यहाँ पे जो इम्पल्स जनरेट हो गया इसको आगे ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर करना। ठीक है, तो प्रोपेगेशन, ठीक है, जो मैंने बोला कंडक्शन प्रोपेगेशन एक ही चीज है। प्रोपेगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल या फिर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट द साइट अहेड, मतलब जो साइट ए है उसके आगे क्या प्रेजेंट है, साइट बी। यहाँ पे पहले वाला ही जो रेस्टिंग फेज में था वही चार्जेस हैं, क्या थे, पॉजिटिव बाहर, और अंदर क्या है, इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज, पहले वाला ही। ठीक है, रेस्टिंग फेज वाला ही। ठीक है, तो देखो एट साइड ए अहेड, साइड बी, आउटर सरफेस इज पॉजिटिव एंड इनर सरफेस इज नेगेटिव, पहले की तरह। एज अ रिजल्ट द करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम द साइड ए टू बी। अब ये क्या कंसेप्ट है, आपने इलेक्ट्रिक करंट देखा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट आप समझते हैं कहां से कहां, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे ही हम यहाँ पे भी करंट होता क्या है, चार्जेस ही तो है ना, तो वैसे ही इनमें क्या होता है, चार्जेस का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ ट्रांसमिट होगा। तो बाहर देखते हैं अपन, बाहर क्या है, ए साइड है, ये रही बी साइड है। ठीक है, अंदर भी ए साइड बी साइड, बाहर ए साइड में क्या है, नेगेटिव है, और बी साइड पे क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने आपको क्या बोला, नाउ इम्पल्स, लाइक कोई भी चार्ज होता है वो कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आउटर सरफेस में देखो कहां हो रहा है, बी टू ए। आई बात समझ में। अंदर की तरफ देखते हैं, ए साइड में कि अंदर की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बी साइड पे क्या है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ क्या होगा, ए साइड टू बी साइड क्या होगा, चार्जेस का फ्लो होगा। इस तरीके से क्या होगा, नर्व जो इम्पल्स है उसका कंडक्शन होगा थ्रू आउट द एक्सॉन। ठीक, आगे देखो, करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू बी, साइड ए टू बी, है ना, और करंट फ्लोज इनर सरफेस, हमने बोला इनर सरफेस में क्या होगा, साइड ए टू बी, आउटर सरफेस में बी टू ए, कंफ्यूज नहीं होना है। टू कंप्लीट द सर्किट hence the polarity is reversed and action potential is generated at the site B। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो गया, है ना। एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइड B, एक्शन पोटेंशियल एट साइड A arrives at the साइड B। जो एक्शन पोटेंशियल A पे था अब वो कहाँ आ गया है, B पर आ गया है। द सीक्वेंस इज रिपीटेड, इस तरीके से सीक्वेंस रिपीट होता जाता है, वापस ये ए बन जाएगा, फिर आगे वाला बी बन जाएगा, इस तरीके से आगे कंडक्ट होता जाएगा। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द एक्सॉन एंड इम्पल्स इज कंडक्टेड। द राइज इन द परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। जो मैंने आपको बताया था कि एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे क्या हुआ था, इम्पल्स रिसीव हुआ था, उसकी वजह से क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स हो रहा था सोडियम आयन का। अब क्या होता है, वो जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ टाइम के लिए ही होता है, उसके बाद में वो जो इन्फ्लक्स है वो रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखो आप, इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन द परमेबिलिटी टू के प्लस आयन। अब हम देख रहे थे पहले सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा था, अब क्या होगा, पोटेंशियल मतलब क्या होगा, के प्लस आयन का बाहर की तरफ ई फ्लक्स होगा। इनफ्लक्स मीन्स बाहर से अंदर आना, इन है ना, इनफ्लक्स। ई फ्लक्स मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाना, है ना, आउटर सरफेस में जाना। तो अब क्या होगा,
K+ के लिए परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की बढ़ जाएगी, वापस सोडियम के लिए कम हो गई। अब क्या होगा कि पोटेशियम जो आयन है उसका इफ्लक्स बाहर की तरफ होगा। देखो क्या होता है इससे, immediately K+ diffuses outside the membrane and restore the resting membrane, thus the fibers become ready for further stimulation। अब क्या हो गया है, हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन में क्या हुआ, आउटसाइड वापस क्या हो गया, एक्सोन में पॉजिटिव चार्ज था, इनसाइड ऑफ एक्सोन नेगेटिव चार्ज था। फिर हमने देखा था कि जब हमको इम्पल्स मिला तो वहां क्या हो गया था, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हो गया था, रिवर्स हो गया था। फिर हमने क्या किया कि भाई जब इफ्लक्स हो रहा था पोटेशियम आयन का, इफ्लक्स की वजह से पहले की तरह रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरह वापस पोटेंशियल वैसा ही बन गया, जो भी पोलैरिटी पहले प्रेजेंट थी कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, वापस वही चार्जेस आ गए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। इस स्टेज को क्या कह देते हैं, रीपोलराइजेशन। की पहले वाले स्टेज पे री मतलब वापस आ गए हैं कि बाहर पॉजिटिव रहेगा अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको अपन बोल देते हैं रीपोलराइजेशन या रीपोलराइज्ड स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। कौन से सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बनते हैं और केमिकल सिनेप्स। अब सिनेप्स क्या होता है, जब क्या हो, जैसे कोई नर्व है, नर्व 1 और नर्व 2, ठीक है, जब नर्व 1 का क्या इंक्लूडेड हो, एक्सोन टर्मिनल इंक्लूडेड हो, और क्या हो, नर्व 2 का डेंड्राइट इंक्लूडेड हो, दोनों क्या बना रहे हैं, कोई किसी स्पेस पे जाके ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसको इस प्लेस को क्या बोल देते हैं, जहां पे इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको अपन बोल देते हैं सिनेप्स। ठीक है, दो टाइप की सिनेप्स हो सकते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड सेकेंड इज केमिकल सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स इज फंक्शनल जंक्शन, ये जो मैंने बोला कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या है, जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। फर्स्ट न्यूरॉन का क्या हो गया, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, नेक्स्ट वाली न्यूरॉन का क्या होगा, डेंड्राइट। ठीक है, अब दो इंपल्स बना रहे हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स की। इन दिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। जो मैंने अभी बोला आपको कि क्या कहा कि एक न्यूरॉन का क्या इंक्लूडेड है, एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल पे मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट होता है, तो ये सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोल देंगे, प्री सिनेप्टिक। ठीक है, और जिसका क्या है, डेंड्राइट इंक्लूडेड होगा, उसको हम बोल देंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, उसको बोल रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जिसका डेंड्राइट इंक्लूडेड है। तो देखो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, इन दिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर क्लोज प्रॉक्सिमिटी। दोनों क्या होते हैं, आसपास होने चाहिए, आसपास के एरिया में होना चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए। So impulse transmission is similar to the transmission along an axon. Impulse transmission is faster than the chemical synapse. क्या होता है, comparatively अगर बात किया जाए तो electrical synapse क्या होता है, fast transmit करता है impulses को comparatively to the chemical synapse. ठीक है, फिर हम बात करते हैं electrical synapse are very rare in human system. Next हम बात कर रहे हैं chemical synapse की। अब chemical synapse में क्या होता है, ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये किसकी मेम्ब्रेन है, डेंड्राइट की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, इन दिस देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां देखो स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये वाली। ठीक है, जो ये हम बात कर रहे हैं ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, और ये क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब पोस्ट और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। ये जो स्पेस होता है ये फ्लूइड फिल्ड होता है। कौन सा फ्लूइड फिल्ड होता है, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बिटवीन द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जो ये भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब क्या होता है, सिनेप्टिक न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक रीजन हैज स्वेलिंग्स कॉल्ड द सिनेप्टिक नोब। ये क्या होता है, प्री सिनेप्टिक नोब में मैंने आपको बोला नर्व एंडिंग में सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट होता है, स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर है जैसे आप देख पा रहे हैं, है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वेसिकल्स हम देख पा रहे हैं,
है ना। इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी इंपल्स इनको ट्रांसमिट करना है, ये सिनेप्टिक वेसिकल क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के पास जाकर बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद में क्या होता है, ये रप्चर हो जाता है। इसके अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। जो भी सिनेप्टिक लाइक क्लेफ्ट प्रेजेंट था वहां आ जाएगा, है ना। दे कंटेन सिनेप्टिक वेसिकल फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटिलकोलाइन हो सकता है, एड्रेनलिन हो सकता है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर होगा, ठीक है, जिसको ट्रांसमिट करना है हमें। अब केमिकल सिनेप्स की बात करते हैं। इम्पल्स रीचेस द एक्सोनल टर्मिनल सिनेप्टिक वेसिकल बाइंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। जो मैंने आपको बताया कि सिनेप्टिक वेसिकल क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के पास में जाके बाइंड होंगे, उसके अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कंबाइन विद द रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, opening of the ion channel allowing the entry of the ions and generate action potential। अब इसकी वजह से वापस क्या हो जाएगा, वही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द क्लास।